हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजवाइज क्लासेस। नाबार्ड के एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की हमारी क्लास 4 है। इसमें हम लोग फोर्थ यूनिट हमारे सिलेबस की प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। प्री में मेंस में 2 से 3 सवाल अक्सर देखे जाते हैं इस टॉपिक से। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, एक एमसीक्यू होगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम के लिए उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, in horticulture classification, which branch especially deals with the cultivation, processing and marketing of plantation crops like tea, coffee, rubber and coconut? तो हॉर्टिकल्चर में भी हमारे पास काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं। जैसे ऑप्शन हमारे पास है पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप साइंस, फ्लोरिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं जो कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करेगा प्लांटेशन क्रॉप्स का। पहले हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से हैं? टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट। इसके अलावा बनाना भी एक प्लांटेशन क्रॉप होता है। एग्जाम में ये भी आ सकता है ना कि 4-5 सवाल देकर ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि कौन सा प्लांटेशन है या कौन सा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम जब प्लांटेशन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो हमारे इसका आंसर है प्लांटेशन क्रॉप साइंस। तो प्लांटेशन क्रॉप साइंस इटसेल्फ हमारे पास कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स के साथ डील करती है। बाकी सारे ऑप्शंस भी देखते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहला पोमोलॉजी, हमारा पहला ऑप्शन पोमोलॉजी था। पोमोलॉजी क्या करता है? हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है दैट डील्स विद स्टडी, कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग यील्ड एंड क्वालिटी। ठीक है, तो पोमोलॉजी हमारे पास फ्रूट क्रॉप्स के साथ डील करती है। फ्रूट क्रॉप्स कौन कौन से हैं? मैंगो, एप्पल, बनाना, गुआवा, पपाया, ग्रेप्स। ये हमारे फ्रूट क्रॉप्स हैं जिनके साथ पोमोलॉजी डील करती है। प्लांटेशन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, इटसेल्फ सारे फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स जो हो गया हमारा, वो पोमोलॉजी है। ठीक है, अगली हमारी ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या करती है? ये वेजिटेबल्स के साथ डील करती है। इसमें भी उनका कल्टीवेशन, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग होती है। टमाटर हो गया, ब्रिंजल, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ओकरा, ये सब आपके वेजिटेबल्स हैं। इनके लिए जो स्टडी है हमारी, या इनका साइंस और प्रोडक्शन जो है, इनका कल्टीवेशन, हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग तक का वो सारा काम, उसकी स्टडीज को ओलेरिकल्चर कहते हैं। फिर प्लांटेशन क्रॉप साइंस, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट्स ऑफ प्लांटेशन, उनकी बात हो रही है। कौन कौन सी? टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, आर्कनट, कोका और ऑयल पाम। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन क्रॉप साइंस के लिए? टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, आर्कनट, कोका एंड ऑयल पाम। एग्जाम्पल याद करना, एग्जाम क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपको डेफिनेशन दे दी है ना, डेफिनेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी, कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ, या फिर इस तरह से आ जाएगा कि पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी, कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ। और फिर ऑफ में आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे, है ना। या तो वो चार ऑप्शन आपको देकर ये पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है, या फिर ये पूछ लेगा कि चार नहीं है बट पांचवा कोई एक है, तो ये बताओ कौन सा इसके स्टडी में आता है या कौन सा नहीं आता है। दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। अगला हमारे पास है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर नाम से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हम फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करते हैं जो हमारे एथिस्टिक, कॉमर्शियल और लैंडस्केप यूज में होता है। रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, ऑर्किड, ट्यूलिप, ये सारे हमारे फ्लावर्स हैं। इनके लिए जो हमारी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट आता है एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है? इट इज अ लैंड यूज सिस्टम वेयर ट्रीज और shrubs are intentionally integrated with crops and or livestock on the same land for ecological and economic benefits। तो यहाँ पे ट्रीज को या क्रॉप्स को, है ना, या श्रब्स को हम लोग साथ में करते हैं अलॉन्ग विद लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक जो भी हमारे एनिमल हस्बेंड्री में हम पढ़ेंगे कौन कौन से लाइफ स्टॉक हम इंडिया में डील करते हैं, इंडिया में बात करते हैं, कौन सी उनकी ब्रीड है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे जो अगला वीडियो आएगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री का। ओके, तो हम लोग जब अपने लाइफ स्टॉक के साथ में ही उसी लैंड पर हम लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, फिर चाहे हम ट्रीज लगा रहे हैं, श्रब्स लगा रहे हैं या फिर कोई क्रॉप्स लगा रहे हैं साथ में, वो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम नीम के पेड़ लगा रहे हैं, यूकेलिप्टस लगा रहे हैं, अशेशिया लगा रहे हैं, और इनके साथ में हम लोग क्रॉप्स भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
In plantation crops, the productivity of smallholder tea gardens significantly increases when center line pruning with staggered skipping is adopted. This improvement is mainly due to, तो एक तो आपको ये मिल गया कि स्मॉल होल्डर टी गार्डन्स की प्रोडक्टिविटी हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, जब हम लोग सेंटर लाइन प्रूनिंग विद स्टैगर्ड स्किपिंग करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने डीप में एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, बट इस चीज को आप रट लो फिर ऐसे में। ठीक है, हम पहले इसके ऑप्शन को देख के फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इंप्रूवमेंट क्यों हो रहा है स्मॉल टी गार्डन की सिग्निफिकेंटली इंक्रीज उसकी प्रोडक्टिविटी में? क्या क्या ऑप्शन है? लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन, स्टिमुलेशन ऑफ न्यू प्लकिंग शूट्स एंड कैनोपी रिजुविनेशन, रिडक्शन इन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, एनहेंस सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, मिनिमाइजेशन ऑफ शेड ट्री डेंसिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जब हम ऐसा कर रहे हैं ना तो जो उसकी शूट्स हो रही है उसको हम लोग धीरे धीरे प्लग करते रहते हैं और कैनोपी रिजुविनेट होती जाती है उससे उसकी, तो वो उसमें से और ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्किपिंग एंड प्रूनिंग में क्या होता है? रिजुविनेट बुश आर्किटेक्चर, इंक्रीजिंग टेंडर शूट्स प्रोडक्शन विच एनहेंसेस यील्ड। तो साइड साइड से और टहनियाँ निकलती जाएंगी, पेड़ तो ग्रो करेगा ना, हम उसे लंबा होने की जगह हम उसे फैलाते हैं। जब फैलाएंगे तो ऐसी छोटी छोटी शूट्स ज़्यादा निकलेंगी, उन पे ज़्यादा बर्ड्स बनेंगी, ज़्यादा आपके पास ठीक ही मतलब पत्तियाँ भी आएंगी और उसके सीड्स भी आएंगे। टी गार्डन्स के बारे में इसमें एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। टी गार्डन्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय मेंटेनिंग प्रॉपर प्रूनिंग, टाइमली प्लकिंग एंड बैलेंस फर्टिलाइजेशन एंड गुड शेड मैनेजमेंट। तो एक तो आपको फर्टिलाइजेशन प्रॉपर चाहिए, ठीक है, शेड चाहिए क्योंकि गुड शेड मैनेजमेंट हमने यहाँ मेंशन करा है। चाय और कॉफी दोनों में आपको शेड मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए होता है। टाइमली प्लकिंग चाहिए होती है ताकि पैदावार आपकी बढ़े, पेड़ की तरह वो लंबा होता चला जाएगा तो उससे पैदावार नहीं बढ़ेगी। प्रूनिंग चाहिए, प्लकिंग चाहिए, बैलेंस फर्टिलाइजेशन चाहिए और गुड शेड मैनेजमेंट। तो हमारे पास क्या क्या चाहिए? एक एक्रोनिम की तरह इसको याद कर लो, पी पी एफ PPFS। गाड़ियों पे आप लोग PPF कराते हो ना, कार्स पे, बाइक पे, स्कूटीज पे आप लोग कराते हैं PPF तरह का एक लेमिनेशन होता है, तो PPFs कर रहे हो आप। P फॉर प्रूनिंग, P फॉर प्लकिंग, F फॉर फर्टिलाइजर और S फॉर शेड। तो ये हमारे टी गार्डन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है। टी प्लांटेशन कॉमनली सफर डिजीज लाइक, एक मिनट में पहले से रब कर देते जो ऊपर लिखा है। हाँ, तो इनमें कौन सी डिजीज लगती हैं? ब्लिस्टर ब्लाइट, रूट रॉट, रेड रस्ट और ग्रे ब्लाइट। चार तरह की आपकी मेजर बीमारियां मैंने आपको बताई है टी प्लांटेशंस की। कौन सी? ब्लिस्टर ब्लाइट, रूट रॉट, रेड रस्ट और ग्रे ब्लाइट। इनसे क्या होगा? ये लीफ की क्वालिटी और ईल्ड को कम कर देती हैं। चार मेजर इनकी डिजीज हैं टी प्लांटेशंस के लिए: ब्लिस्टर ब्लाइट, रूट रॉट, रेड रस्ट और ग्रे ब्लाइट। डिजीजेस को ट्रीट कैसे करते हैं? कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स यूज की जाती हैं, प्रॉपर ड्रेनेज, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड लीव्स एंड रेजिस्टेंट वेराइटीज। बट अगर पूछा जाए टी प्लांटेशन में कौन से तरह की आपकी फंजीसाइड्स यूज की जाएंगी कॉपर बेस्ड, हो सकता है आपको एग्जांपल में कोई केमिकल फॉर्मूला दे दिया जाए, है ना, कि उसमें से 5 केमिकल फॉर्मूला है, एक केमिकल फॉर्मूला कॉपर बेस्ड है, बाकी सब नॉन कॉपर है, तो जो भी कॉपर बेस्ड होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। टी ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विद 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, जेंटल स्लोप्स, वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉइल। अब आप सोचो इंडिया में चाय कहाँ की फेमस है? असम की फेमस है, दार्जिलिंग की फेमस है। तो जो वहाँ का आपका क्लाइमेट है, वहाँ की आपकी सॉइल है, वही आपका इसकी कंडीशंस हो गई। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, जेंटल स्लोप्स, वेल ड्रेन एसिडिक सॉइल्स। अब ये बताओ कि इस तरह का एरिया है कहाँ पर? असम और दार्जिलिंग तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। जेंटल स्लोप्स और कहाँ पर है जहाँ इतनी बारिश होती है? जो हमारा हिली एरिया है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से लगता हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नीलगिरी हिल्स है, द्वार है, या फिर कुछ हिस्से तक हमारे पास कांगड़ा वैली भी है। कांगड़ा वैली में भी चाय है हिमाचल की। यहाँ पे आपके पास टी के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है और आपको अच्छा प्रोडक्टिविटी मिल रही है, फ्लेवर मिल रहा है। टी इज मेनली ग्रोन इन द हिली रीजन लाइक आसाम, यही चीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे। दार्जिलिंग, नीलगिरीज, जो तराई के द्वार हैं, कांगड़ा वैली एंड पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया वेयर एल्टीट्यूड एंड ह्यूमिडिटी सपोर्ट टेंडर लीफ ग्रोथ। यही मैंने आपको बोला था, जो हमारा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का एरिया है। आगे देखते हैं।
सॉइल कैसी चाहिए? सॉइल चाहिए होती है इन्हें वेल ड्रेन्ड, स्लाइटली एसिडिक, मतलब 4.5 से 5.5 के बीच में इनको पीएच चाहिए, सच एज लोमी सॉइल, लेटरिटिक सॉइल एंड फॉरेस्ट ड्राइव्ड सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। अब ये सोचो कि अगर इनके पास सॉइल ऐसी नहीं है तो ये किस तरह का फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। हमने फर्टिलाइजर वाले वीडियो से इसे लिंक करने की कोशिश करो जहाँ पे हमने सॉइल पढ़ा था। सॉइल की हमें एसिडिटी बढ़ाने के लिए, मैं कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पीएच कम करने के लिए हम लोग कौन सा डालते हैं? हम लोग सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर क्यों? क्योंकि वो फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है सॉइल में। याद आया? वेरी गुड। अगर याद आया तो, नहीं आया तो वो वीडियो फिर से देखो। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बनाना सप्लाई चेन्स, बनाना के ऊपर सप्लाई आ गया। एक्सपोर्ट्स प्रिफर प्री हार्वेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग बंच कवर्स, क्राउन सैनिटेशन एंड फील्ड लेवल ट्रेसेबिलिटी, द प्राइमरी रीजन फॉर दिस। ठीक है, तो एक तो ये लाइन अपने आप में आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया कि बनाना सप्लाई चेन में प्री हार्वेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसमें क्या क्या आता है? बंच कवर आता है, क्राउन सैनिटेशन आता है, फील्ड लेवल ट्रेसेबिलिटी आती है। ठीक, ऑप्शन क्या है हमारे पास? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, रीजन क्या है इसका? टू अचीव फास्टर कलर ब्रेक ड्यूरिंग राइपनिंग, to meet SPS standards related to pest-free and residue-free produce, to reduce the cost of cold chain operations, to decrease labor requirement during harvest, और to supply ethylene production completely। तो इसका क्या रीजन है? हम लोग यहाँ पे सप्लाई चेन में बात कर रहे हैं, तो इसे रब कर देते हैं एक बार लाइनों को। हम लोग यहाँ पे सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन के अंदर क्या है कि आपका फार्म से जहाँ पे भी आपकी केली की पैदावार हो रही है वहां से कंज्यूमर एंड तक, मंडी तक पहुंचाने की बात हो रही है। तो एक्सपोर्ट मार्केट क्यों करते हैं ऐसा? स्ट्रिक्ट सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंप्लायंस, एसपीएस। एसपीएस की फुल फॉर्म क्या है? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंप्लायंस, है ना। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है बंच कवर्स, सैनिटेशन रिड्यूस ब्लेमिशेस, पेस्ट एंड रेजिड्यूज। तो मतलब आपका फ्रूट खराब नहीं होगा। क्या होता है? एसपीएस स्टैंडर्ड्स होते हैं। एसपीएस स्टैंडर्ड की फुल फॉर्म सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंप्लायंस। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसके अंदर हमने क्या एक्सप्लेनेशन बनाई है। बनाना के बारे में बात करेंगे इस स्लाइड में हम लोग, कि बनाना की कौन सी वेराइटीज होती हैं, कौन से उसकी बीमारियां होती हैं, कैसे ठीक की जाती हैं। तो बनाना की वेराइटीज की बात करें तो यह है ग्रैंड नेने, रोबस्टा, ड्वार्क कैवेंडिश, रस्थली पूवन और नेंद्रन। ये कुछ कॉमन वेराइटीज हैं बनाना की जो इंडिया में होती हैं। ठीक है, बीमारियों की बात करें तो पनामा विल्ट, ठीक है, पनामा विल्ट है। पनामा विल्ट के लिए या तो हम रेजिस्टेंट वैरायटी लेंगे इसकी, या इसमें ये हम लोग फर्टिलाइजर डालेंगे और इसमें ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। दूसरा आता है सिगाटोका लीफ स्पॉट। सिगाटोका लीफ स्पॉट आया, उसके लिए ये हमारे पास स्प्रे है और इन्फेक्टेड लीव्स को हमें हटा देना है। बंची टॉप वायरस, बंची टॉप वायरस एक बीमारी होती है इसकी। इसके अंदर क्या करेंगे? जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसी को हटा दिया जाएगा और एफिड वेक्टर कंट्रोल किया जाता है। मोको डिजीज, मोको डिजीज में क्या करेंगे? जो इन्फेक्टेड स्टूल्स होंगे बनाना के उसे हटा देंगे, इसको डिसइंफेक्शन किया जाएगा, सैनिटेशन किया जाएगा। राइजोम रॉट, राइजोम रॉट इंपॉर्टेंट बीमारी है बनाना की। इसके अंदर क्या होता है? जब पानी बहुत ज्यादा भरने लगता है ना तो वहां राइजोम रॉट होने लगता है। आपको वाटर लॉगिंग अवॉइड करनी है, ड्रेनेज प्रॉपर करनी है और ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट करना है। नाम याद रखिए, राइजोम रॉट के लिए ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बार मैं सारी अंडरलाइंस को हटा देता हूं ताकि आप लोग भी इसको ढंग से पढ़ लें एक बार। तो बनाना की अगर बीमारियों की बात की जाए तो पनामा विल्ट होता है। पनामा विल्ट का क्या ट्रीटमेंट है? हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज होनी चाहिए, है ना। या फिर हमारे पास कार्बन डेंजिम ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, हमें गुड ड्रेनेज चाहिए। सिगोटोका लीफ स्पॉट अगर आया तो इसमें हमारे पास प्रोपिकोनज़ोलो स्प्रे होना चाहिए, इन्फेक्टेड लीव्स को हटा देंगे। बंची टॉप वायरस आया तो क्या होगा? जो हमारे इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं हम उन्हें हटा देंगे, एफिड वेक्टर कंट्रोल करना होगा। मोको डिजीज होती है तो इन्फेक्टेड स्टूल्स को हटाना पड़ेगा, डिसइंफेक्टिंग टूल्स लगाएंगे, सैनिटेशन करेंगे। राइजोम रॉट अगर आता है तो ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। बनाना रिक्वायर्स अ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विद 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर और 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। तो ये बनाना कि आपको टेम्परेचर और क्लाइमेट की कंडीशन है। कहाँ पर होता है? वेल ड्रेन लोमी सॉइल्स जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच हो, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इट ग्रोज बेस्ट इन डीप वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल
ड्रेन्ड वेल क्यों चाहिए? अगर पानी भर जाएगा, पानी की दिक्कत होगी तो बनाना में राइजोम रॉट हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, पीएच 6 से 7.5 तक होना चाहिए। कहाँ होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, बिहार, यूपी एंड मध्य प्रदेश। तो इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल इंडिया कह सकते हो आप, और थोड़ा सा पार्ट ऑफ साउथ सदर्न इंडिया में बनाना होता है। ये हमारे पास बनाना की स्टेट्स हो गई। तो हमने बनाना की यहाँ पे स्पीशीज देखी, बनाना की कॉमन बीमारियां और उसे ठीक कैसे करना है देखा, इसके लिए क्या सॉइल की कंडीशन है, क्या क्लाइमेट कंडीशन है, और कौन सी स्टेट में बनाना हो रहा है। तो अभी तक हमने इस तरह से टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा डिटेल में, बनाना के बारे में डिटेल से पढ़ा। आपके 2 क्रॉप्स कवर हो गए। फिर हमने एसपीएस की फुल फॉर्म देखी एक क्वेश्चन में। हमने देखा टी के अंदर स्किपिंग एंड प्रूनिंग क्यों क्यों की जाती है, और हमने हॉर्टिकल्चर की 5 अलग अलग ब्रांचेस की डेफिनेशंस पढ़ी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फार्मर प्रैक्टिसिंग अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग यूएचडीपी इन मैंगो। ठीक है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहा है, इससे क्या होगा? रिपोर्ट्स एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिड्यूस फ्लावरिंग, विच मैनेजमेंट लेफ्ट इज मोस्ट लाइकली। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन को घुमाकर थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया। ठीक है, एक फार्मर है जिसने अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर दी मैंगो की। उसने सोचा कि मैं बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगा दूंगा आम के तो मेरे पास अच्छी ग्रोथ होगी। बट इसमें क्या हुआ? वेजिटेटिव ग्रोथ तो ज्यादा हो गई, बट फ्लावरिंग कम हो गई। जब फ्लावरिंग कम हो गई तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसमें कोई तो लैप्स हुआ ना उसका। तो वही पूछा गया है कि कौन सा मैनेजमेंट लैप हुआ है इसके अंदर, जब वेजिटेटिव ग्रोथ है बट फ्लावरिंग कम हुई। यूज ऑफ वाइडर प्लांट स्पेसिंग, ये तो नहीं हुआ होगा क्योंकि ऑलरेडी डेंस की बात करी है। Application of GA3 at flower bud differentiation, poor pruning and canopy restriction, excessive fruit thinning, delayed harvesting of previous crop। तो ऐसे में क्या होता है, जब यूएचडीपी आप करते हो ना, अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हो तो आपको प्रूनिंग और कैनोपी पे बहुत ध्यान देना होता है। ये याद रखो, यूएचडीपी यूएचडीपी ऑलवेज कॉल पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है ना, पीएनसी मैथ्स में पढ़ा है। तो यूएचडीपी ऑलवेज कॉल फॉर पीएनसी। पीएनसी मतलब प्रूनिंग एंड कैनोपी, ये चीज आप याद रखिएगा। आंसर है यूएचडीपी रिक्वायर स्ट्रिक्ट कैनोपी प्रूनिंग टू मेंटेन लाइट इंटरसेप्शन एंड रेगुलेट वेजिटेटिव वर्सेस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अगर कैनोपी बढ़ती चली जाएगी, कैनोपी आपकी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगी, तो आपके पास नीचे शेड ही नहीं आएगा। आपने इतना डेंस लगा दिया, लाइट तो सबको चाहिए ना, तो वो लाइट ही नहीं आएगी तो फिर आपके फ्रूट नहीं बनेगा, फ्लावर्स नहीं आएंगे, फ्रूट नहीं बनेगा। तो यू नीड स्ट्रिक्ट कैनोपी प्रूनिंग। कब? जब आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हो। तो यूएचडीपी ऑलवेज कॉल फॉर पीएनसी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंगो के बारे में पढ़ते हैं पहले। मैंगो की वैरायटीज की बात करें तो ये तो आप सब लोगों को पता होगा, हमारा इतना फेमस फ्रूट होता है समर्स में। अल्फांसो आता है महाराष्ट्र से, केसर आता है गुजरात से, दशहरी आता है यूपी से, लंगड़ा आता है यूपी और बिहार से, बंगनापल्ली आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, तोतापुरी आता है कर्नाटका और आंध्रा से, हिमसागर आता है वेस्ट बंगाल से, जर्दालू आता है बिहार से, और रसपुरी आता है कर्नाटका से। ये कुछ फेमस वेराइटीज हैं मैंगो की, और वो किन किन स्टेट से आती हैं। तो अब इससे आपको ये भी पता चल गया मैंगो की वेराइटीज या ब्रीड्स कौन सी हैं, और मैंगो का प्रोडक्शन किन स्टेट्स में है वो आपको समझ आ गया होगा। मैंगो की डिजीजेस की अगर हम लोग बात करें तो एक डिजीज होती है इसकी, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू होता है, कैसे ठीक होगा? इसमें हम लोग सल्फर का स्प्रे करेंगे, या तो सल्फर या वेटेबल सल्फर का। दूसरी बीमारी आती है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में हम लोग क्या करेंगे? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला देंगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कार्बनडाजिम। जो लोग कहते हैं ना कि ठीक है पेड़ में दवाई डाल रहे हैं, वो दवाई क्या होता है? वो यही केमिकल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। डाइबैक, डाइबैक इसकी एक बीमारी है मैंगो की। इसमें हम लोग क्या करेंगे? कॉपर फंजीसाइड डालेंगे और प्रूनिंग करेंगे। बैक्टीरियल कैंकर, बैक्टीरियल कैंकर में भी हम लोग कॉपर का स्प्रे करेंगे। स्टेम एंड रॉट, इसके अंदर हम लोग गर्म पानी डालेंगे। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एक फार्मर अपने आम के खेत में गया, उसने देखा कि आम के खेत में कुछ दिक्कत है और उसने उस पर गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी के साथ उसने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। तो अब बताओ आम को कौन सी बीमारी है, या आम के पेड़ में कौन सी बीमारी थी? आंसर इज स्टेम एंड रॉट। इस तरह से सवाल एग्जाम में आते हैं और पीछे भी आए गए हैं कि एक कंडीशन सी दे दी स्टेटमेंट की टाइम से, सिचुएशनल स्टेटमेंट, कि एक किसान गया, किसान ने ये करा है ना, किसान ने ऑब्जर्व करा,
अब ये भी हो सकता है कि किसान ने एक बीमारी ऑब्जर्व करी, है ना, बीमारी का नाम स्टेम एंड रॉट है। अब बताओ ये बीमारी कौन से स्टेट में हुई होगी, ऑप्शन दे दिए जहां पर आम होता है, कौन से फ्रूट से दे दी होगी, 4-5 फ्रूट्स के नाम होंगे, और फिर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इस तरह से भी आ सकता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें पता है कि आम गर्मियों में होता है, जून से पहले पहले होता है ज़्यादातर। तो मैंगो ग्रोज बेस्ट इन वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट 24 से 30 डिग्री एंड अ ड्राई स्पेल बिफोर फ्लावरिंग। सॉइल रिक्वायरमेंट क्या होती है मैंगो की? सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो डीप वेल ड्रेन्ड लोमी सैंडी सॉइल चाहिए, पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में चाहिए। क्लियर हुआ? आम की स्पीशीज, आम की क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, आम का आम के लिए सॉइल, सॉइल का पीएच, आम की बीमारियां और बीमारी के लिए जो भी हम दवाई यूज करते हैं वो। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इन वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ स्पाइसेस बिगेस्ट बॉटलनेक फॉर फार्मर इनकम्स रियलाइजेशन ऑफन अराइजेस ड्यू टू मिसमैच बिटवीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है डिस्क्रिप्टिव के लिए भी और वैसे भी। यहां से आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए भी कुछ एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा। क्या है इसमें, सवाल पूछ रहा है कि जब वैल्यू चेन डेवलपमेंट करते हैं या वैल्यू चेन की हम बात करें स्पाइसेस के लिए, तो फार्मर की इनकम का मिसमैच होता है ना। बॉटलनेक फॉर फार्मर्स इनकम रियलाइजेशन ऑफन अराइजेस ड्यू टू मिसमैच बिटवीन। तो क्या क्या हमारे पास है मिसमैच के रीजंस, ऑप्शंस में देखते हैं। सबसे पहले वैरायटी सिलेक्शन एंड रेनफॉल पैटर्न, पहला ऑप्शन। दूसरा प्राइमरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ बायर्स। तीसरा एरिया एक्सपेंशन एंड लेबर अवेलेबिलिटी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड सॉइल माइक्रोफ्लोरा, शेड डेंसिटी एंड सॉइल पोटेशियम कंटेंट। तो तो इसमें ऑप्शन 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम तो मतलब वैल्यू चेन डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। तो रेनफॉल पैटर्न की वजह से दिक्कत हुआ तो फिर तो कुछ डेवलप ही नहीं हुआ होगा उनके पास। एरिया एक्सपेंशन, लेबर अवेलेबिलिटी, लेबर हमारे पास काफ़ी रहती है हमेशा। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, वैल्यू चेन में सर्टिफिकेशन तो अभी आएगा ही नहीं, सर्टिफिकेशन तो ब्रांड के लिए आएगा। शेड डेंसिटी नहीं, शेड हमने किसके लिए पढ़ा था, स्पेशल था टी और कॉफी के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ बायर्स। क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स की इनकम रियलाइजेशन की बात हो रही है। इनकम कब बनेगी? जब उनका माल बिकेगा, उनकी फसल बिकेगी या फिर उनके स्पाइसेस बिकेंगे, तभी तो इनकम बनेगी। तो उसमें क्या है, एक तो आपके पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात होती है कि आप कैसा प्रोसेस कर रहे हो, अच्छे से प्रोसेस कर पा रहे हो नहीं। दूसरा, आप जब अपना सामान बेच रहे हो तो अगर अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ बायर मिलेगी, अच्छी क्वालिटी ऑफ बायर्स आपके पास होंगे जो प्रॉपर आपको पैसा देकर आपका रेवेन्यू जनरेट करें, तो अलग बात है। बट वही अगर नहीं होता, न्यूज़ में हम लोग वैसे ही सुनते हैं कई बार कि किसान गए और अपनी फसल फेंक कर आ गए, क्यों? क्योंकि मंडी में उनके सामान का दाम नहीं लग रहा था। तो ये इशू है और ये वैल्यू चेन डेवलपमेंट में लगभग हर जगह इशू होता है। हाँ, तो स्पाइसेस के लिए हमारे पास क्या है, प्राइमरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ बायर्स। स्पाइसेस में क्या चाहिए हमें प्राइमरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी के अंदर? क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड क्योरिंग, ये प्राइमरी चीज़ें हैं। अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग ही हमारे पास प्रॉपर नहीं होगी तो बायर हमसे नहीं लेगा। और और जो थोड़ी बहुत प्राइमरी प्रोसेस करके हम लेकर जाएंगे तो क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा बायर का। Spices require cleaning, grading, drying and curing etc. If primary processing doesn't meet buyer norms, farmer get discounted prices. आगे चलते हैं, अब स्पाइसेस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। स्पाइसेस की बात करें तो कार्डमम हमारे पास, मालाबार, मैसूर, ये दो तरह की इसकी हमारे पास वैरायटीज हैं कार्डमम की, मालाबार की, मैसूर की। मालाबार वाली केरला से आती है, मैसूर कर्नाटका से आती है। ब्लैक पेपर की बात करें तो पनयूर वन और कारीमुंडा। पन्नीयूर वन और कारीमुंडा कहाँ पर आता है? केरला में आता है। टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक की हमारे पास वैरायटीज हैं, एलेपी फिंगर, इरोडे, सलेम। ये सिर्फ जगह के नाम नहीं है, ये इनकी स्पीशीज या फिर इनकी वैरायटीज के भी नाम है। ये कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा से। जिंजर की बात करें तो नादिया और रियो दे जेनेरियो। हाँ, रियो दे जेनेरियो नाम है इसका। अदरक की वैरायटी आती है नादिया और रियो दे जेनेरियो। कहाँ से आती है? केरला से और मेघालय से। क्लोव, क्लोव की बात करें तो जंजीबर आती है, जंजीबार या जेंजीबर, ये तमिलनाडु से आती है। सिनेमन की बात करें तो श्रीलंकन टाइप आती है केरला से। ये इनकी फेमस वैरायटीज हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे कि मैसूर कौन से स्पाइस की वैरायटी है, या इनमें से कौन सी वैरायटी या कौन से स्पाइस की वैरायटी टर्मरिक की है। आपको कुछ भी ऑप्शन दे देगा
और कुछ ऑप्शन होगा जो कि नन ऑफ दीज है, इस तरह से करके। तो आपको ये चीज़ें सब याद रखनी है, सारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने कोशिश करी है कि मेजॉरिटी पार्ट आपका इस एक वीडियो में एमसीक्यूज की तरह खत्म हो जाए। राइजोम रॉट एक जिंजर की या टर्मरिक की बीमारी होती है। राइजोम रॉट हमने पीछे भी पढ़ा था, पीछे हमने क्या पढ़ा था बनाना के अंदर, बताइए जल्दी से एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में, हम लोगों ने बनाना में क्या पढ़ा था। यहाँ पे हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। राइजोम रॉट हमारी जिंजर टर्मरिक की है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेटल एक्सिल और गुड ड्रेनेज इसमें होना चाहिए, मेटल एक्सिल और गुड ड्रेनेज। लीफ स्पॉट होती है पेपर में, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं। क्विक विल्ट होती है पेपर में, इसमें ट्राइकोडर्मा या फिर बोर्डियो का मिक्सचर डालते हैं। कार्डमम कैप्सूल रॉट होती है, इसके लिए फंजीसाइड डालेंगे, जैसे कोई मैनकोजेब। और क्लोव के अंदर डाईबैक नाम की बीमारी आती है, डाईबैक के लिए क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे और कॉपर फंजीसाइड्स डालेंगे। क्लियर? दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, इस चीज को सुन लेते हैं, हाईलाइटर से करेंगे। चलो इस बार राइजोम रॉट हमारे पास कलर चेंज कर देते हैं, येलो लेते हैं। राइजोम रॉट हमारे पास किस में है, जिंजर में और टर्मरिक में। राइजोम रॉट जिंजर टर्मरिक में इलाज क्या है, गुड ड्रेनेज और मेटल एक्सेल। ठीक है। लीफ स्पॉट किस में आती है, पेपर में आती है, इलाज क्या है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्विक विल्ट किस में आती है, पेपर में, इसका इलाज क्या है, ट्राइकोडर्मा और बोर्डियो का मिक्सचर। कार्डमम कैप्सूल रॉट किस में आता है, कार्डमम में आएगा, इलाज क्या है, फंजीसाइड्स डालते हैं जैसे मैनकोजेब। क्लोव के अंदर बीमारी आती है डाईबैक, ठीक, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे और कॉपर फंजीसाइड्स डालेंगे। आई होप क्लियर है। एक बार बोल बोल के आप इसे टाइप करके कमेंट बॉक्स में एंटर कर दीजिए, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। स्पाइस क्रॉप्स की बात करें तो जैसे पेपर, कार्डमम, जिंजर, ये टर्मरिक है ना, ये वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में आ रहे हैं। 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और 150 से 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो प्राइमरी एरिया है वो सदर्न इंडिया का है, जो हमारे पास कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला की साइड का है। दे प्रेफर वेल ड्रेन्ड लोमी और लैट्रिटिक सॉइल्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विद स्लाइटली हाई पीएच, जैसे 5.5 से 6.5 के बीच में इन्हें पीएच चाहिए होता है सॉइल का फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। ठीक, ये आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In coffee cultivation, which type is mostly grown under shade in India and is more tolerant of moisture stress? तो कॉफी की अलग अलग स्पीशीज हैं, वेराइटीज हैं ये हमारे पास। पूछा गया है कि किसको ज्यादातर शेड में चाहिए और मॉइस्चर स्ट्रेस को टॉलरेट करता है। आंसर इज जो रोबस्टा कॉफी होती है हमारी, वो। कॉफी के बारे में समझने की, अच्छा पहले सुन लो। रोबस्टा कॉफी हार्डी होती है, शेड टॉलरेंट होती है, वाइडली ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब कॉफीज के बारे में पढ़ेंगे। वेराइटीज विद स्टेट्स देखते हैं। अराबिका, कैंट, S.795 और कावेरी, ये 3 वेराइटीज हैं, कहाँ होंगी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। रोबस्टा पैर्डिनिया S274 के नाम से भी जानी जाती है, CXR हाइब्रिड है, कर्नाटका और केरला में। लिबेरिका सिलेक्टेड लोकल टाइप होती है, लिमिटेड पॉकेट ऑफ केरला में। डिजीजेज विद कंट्रोल देखते हैं। कॉफी पे लीफ रस्ट होती है, उसके लिए बॉर्डर मिक्सचर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं। ब्लैक रॉट होता है, प्रॉपर प्रूनिंग जरूरी होती है, कॉपर फंजीसाइड्स डालते हैं। बेरी बोरर होती है, फील्ड सैनिटेशन और फेरोमोन ट्रैप डालना होता है। रूट रॉट होता है, ट्राइकोडर्मा और गुड ड्रेनेज करना होता है। डाई बैक के केस में प्रूनिंग और कॉपर स्प्रेस। अगर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है या बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है, कोशिश करिएगा कि आप साथ साथ इसके नोट्स बना लें, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे आप पॉज करके इसके नोट्स बना लीजिए, आप लोगों को आराम रहेगा। PDF मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करें, अभी हमने इसका यही देख लिया ना कहाँ कहाँ पर होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कूल टू माइल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, 15 से 28 डिग्री टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, फ्रीक्वेंट लाइट शावर्स चाहिए और पार्शियल शेड चाहिए। सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो वेल ड्रेन्ड स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए, पर्टिकुलरली लोमी और लैट्रिटिक सॉइल। पीएच 5 से 6.5 के बीच में चाहिए होता है, तो स्लाइटली एसिडिक का यही मतलब हो गया कि 5 से 6.5 का पीएच चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। In tea states, which practice is used to maintain uniform height and encourage new plucking points? ठीक है, टी स्टेट्स पे सवाल है, which practice is used to maintain uniform height and encourage new plucking points? Trenching, stumping, tipping, smudging या suckering? Answer is tipping. ठीक,
टिपिंग इज डन आफ्टर प्रूनिंग टू एनकरेज लेटरल ब्रांचेस एंड मेंटेन एन एफिशिएंट प्लकिंग टेबल। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टिपिंग करते हैं चाय की पत्तियों में। ट्रेंचिंग क्या होता है, ट्रेंचिंग इन्वॉल्व डिगिंग लो नैरो पिट्स टू कंजर्व मॉइस्चर एंड इम्प्रूव सॉइल एरेशन। ठीक है, छोटे 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 गड्ढे खोद, मतलब गड्ढे से खोद देंगे हम लोग, उसमें छेद छेद कर देते पूरे में, क्या होगा, मॉइस्चर कंजर्व रहेगा सॉइल में, इससे हवा आती जाती रहेगी, गैसियस एक्सचेंज होता रहेगा। इट और हेल्पिंग डीप रूटेड क्रॉप्स लाइक टी एस्टेब्लिश बेटर रूट सिस्टम। इट ऑल्सो रिड्यूसेस रन ऑफ ऑन स्लोप्स एंड एनहेंसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इसमें कुछ वैसा नहीं है। Stumping refers to cutting a plant back to a short stump to stimulate new vigorous shoots, commonly used in tea and coffee plantation to rejuvenate old bushes and restore productivity। तो स्टम्पिंग में हमारी प्रोडक्टिविटी रिस्टोर हो जाती है। एक तो है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, एक है प्रोडक्टिविटी रुक गई है उसको रिस्टोर कर रहे हैं। रिस्टोर करना स्टम्पिंग का काम होगा। क्या होगा, कटिंग अ प्लांट बैक टू अ शॉर्ट स्टम्प। ठीक है, पेड़ पौधे को काट के थोड़ा सा दोबारा छोटा कर देते हैं ताकि नई विग्रस शूट्स निकल कर आए। Tipping is the practice of removing the terminal bud or upper portion of young shoots to encourage lateral branching, resulting in bushier plants with more productive shoots। तो इसमें क्या होगा, ऊपर का आप काट दोगे और साइड से प्लांट बढ़ता जाएगा, साइड से नई नई टहनियां सी आती जाएंगी। Smudging involves creating controlled smoke around trees, especially mango, to induce flowering during off-season or cool spells by increasing temperature around the canopy। तो स्मजिंग में क्या हुआ, धुआं धुआं कर देते हैं, ये धुआं धुआं सा रहने दो, पेड़ बोलता है, गाना गाता है। आप वहां पे धुआं कर दोगे, उससे क्या होगा, पेड़ को ऐसा लगेगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पेड़ अपनी नेचुरल साइकिल में रहेगा, फ्लावरिंग होने लग जाएगी, ऑफ सीजन फ्लावरिंग होगी। ज्यादातर मैंगो में ही ऐसा किया जाता है फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए। सकरिंग के अंदर क्या होता है, इसमें अनवांटेड बेसल शूट्स को रिमूव कर देते हैं जो कि रूट से या फिर लोअर स्टेम से निकल कर आती है। इससे क्या होगा, जो प्लांट की एनर्जी है वो हमेशा प्रोडक्टिव ब्रांचेस की तरफ ही रहेगी। आलतू फालतू जो प्लांट ग्रो होता है उसे रोक दिया जाता है। एंड इट विल इंप्रूव इन ओवरऑल यील्ड। ये कॉफी के अंदर बहुत कॉमन होता है, तो रिमूव अनवांटेड बेसल शूट्स एंड ऑल्सो यूज इन क्रॉप्स लाइक बनाना। तो क्लियर हो गया, ट्रेंचिंग, स्टंपिंग, टिपिंग, स्मजिंग, सकरिंग, ये 5 डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली। देख लिया कौन सी चीज कौन से क्रॉप के अंदर कॉमन है। फॉर एग्जांपल मैंगो में क्या कॉमन है, इसमें से स्मजिंग। कॉफी में क्या कॉमन है, इसमें सबसे ज्यादा सकरिंग। ट्रेंचिंग, स्टंपिंग और टिपिंग कहाँ यूज होती है, टी के अंदर भी होती है और कॉफी के अंदर भी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A horticulture cluster aims to increase value of realization from guava through minimal processing। ठीक है, which intervention fits best this objective while requiring low capital। तो आपके पास गुआवा तो है, अमरूद है, अब आप देख रहे हो कि इससे आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाओ, आपको अपनी इनकम बढ़ानी है बट मिनिमम प्रोसेसिंग चाहिए और लो कैपिटल चाहिए। ऑप्शन क्या है आपके पास, हाई प्रेशर यूनिट्स है, मतलब हाई प्रेशर प्रोसेसिंग यूनिट्स, उसमें तो बहुत वो आएगा आपका पैसा। वैक्यूम फ्रीज ड्रायर्स, वो भी महंगो आएंगे। रेडी टू ईट कश, रेडी टू ईट फ्रेश कट यूनिट विद सैनिटेशन एंड एमएपी, ये आप कर सकते हो, आप अमरूद काट कर बेचो सैनिटेशन के साथ और एमएपी के साथ। इसे पढ़ते हैं अभी क्या है, सोलर पावर डिहाइड्रेशन टनल और एसेप्टिक पल्पिंग प्लांट। तो आंसर इज ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है, आपने अमरूद काट दिया और एमएपी हमारे पास होता है मॉडिफाइड, है ना, एटमॉस्फेरिक, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप देखिए मॉल्स वगैरह में आपको कट फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे से पैक किए होते हैं, है ना, और उनकी लाइफ साइकिल भी आपके ओपन फ्रूट के कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। खैर क्वेश्चन तो बस ये ऐसा ही था, एक रैंडमली आपके पास टॉपिक से रिलेटेड। अब यहाँ पे गुआवा को समझने की कोशिश करेंगे। टाइप्स एंड स्टेट्स, गुआवा में हमारे पास जैसे टेबल टाइप होते हैं अलग अलग। ठीक है, एक इलाहाबाद सफ़ेदा होता है, लखनऊ 49 के नाम से होता है, ये टेबल टाइप है। कलर्ड टाइप आप देखो तो ललित, श्वेता, आर्का किरण होता है। प्रोसेसिंग टाइप में आर्का अमूल्य, आर्का मृदुला होता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात। तो मेजर ब्रीड्स या वेराइटीज कौन सी हो गई, इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, ये टेबल टाइप के हो गए। फिर आपके पास कलर टाइप में कौन से हो गए, ललित, श्वेता, अर्का किरण। प्रोसेसिंग टाइप में अगर आप इसको देखोगे तो आर का अमूल्य और आर का मृदुला। मेजर स्टेट कौन सी है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटका और गुजरात। डिजीज एंड कंट्रोल देखते हैं। सबसे पहले तो उसमें विल्ट होने लगती है। विल्ट अगर होगी तो उसका क्या होगा,
सॉइल सोलराइजेशन कराना है और कार्बन डेजिम डालना है। एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारी होती है, उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डलेगा। फ्रूट कैंकर होता है, उसके लिए बॉर्डियो का मिक्सचर डलेगा। फ्रूट फ्लाई होती है, उसके लिए बेट ट्रैप्स करने होते हैं, सैनिटेशन करना होता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कंट्रोल है जो ओवरऑल होते हैं आपके अमरूद के लिए कि रेजिस्टेंट वैरायटीज लो, प्रूनिंग करो, रिमूविंग इन्फेक्टेड ब्रांचेस, नीम ऑयल स्प्रे और प्रिवेंटिव फंजिसाइड यूज। ये जनरल आपका वो है कि आपको करना ही करना है। कॉमन वैरायटीज की बात करें तो हम लोग अभी देख ही चुके हैं, है ना। लखनऊ 49 को हम लोग सरदार भी कहते हैं, ये सारे इनके नाम हैं। एक पंजाब पिंक भी होता है। रीजन्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे VNR बिही एक हाइब्रिड वैरायटी है। थाई गुआवा ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। इनके साइज ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये एक तरह से जो आपका जो क्वांटम ऑफ यील्ड है उसे बढ़ा देता है, ये है ना। हाई यील्ड वैरायटीज होती हैं। एक ही प्लांट में अगर 10 छोटे अमरूद हैं या फिर 10 बहुत बड़े अमरूद हैं, तो बहुत बड़े अमरूद आपके क्योंकि एग्जॉटिक लगते हैं, महंगे भी होते हैं, और उनकी वही 10 का वेट और ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which plantation crop is highly sensitive to drought but performs best in humid tropical even rainy climate? तो अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश के लिए बचपन से भी अगर आपने पढ़ा होगा तो रबर प्लांट में हमें बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है। देखिए क्या है, कैश्यू, कोका, कॉफी रोबस्टा, आर्कनट, रबर। ऑप्शन विल बी आंसर विल बी ऑप्शन ई, रबर। इसे 2000 mm से ज़्यादा की बारिश चाहिए होती है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, और बैडली अफेक्टेड बाय प्रोलॉन्ग ड्रॉट। तो हाईली सेंसिटिव टू ड्रॉट हमने यहाँ पे हिंट दिया था। रबर प्लांट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड के थ्रू। टाइप्स एंड स्टेट की बात करें तो नेचुरल रबर होता है जो कि हीवा बेसिलेंस होता है ना। या फिर RSS के थ्रू करते हैं, रिब्ड स्मोक शीट के साथ, लेटेक्स कॉन्क्रीट के साथ, और ब्लॉक रबर। ये इस फॉर्म में रबर हमें मिलता है। इंडिया के अंदर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड गोवा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सूटेबल क्लाइमेट मिलता है, स्पेशली केरला में, मेघालय में, आसाम, त्रिपुरा में। ठीक है, ये हमारी इसकी जो टाइप हो गई कौन कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेटेक्स लेटेक्स कॉन्सेंट्रेट, ब्लॉक रबर, रिब्ड स्मोक शीट, और ये नाम पढ़ लेना, नेचुरल रबर। ये प्लांट का नाम होगा। स्टेट कौन सी है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड गोवा। डिजीजेस की बात करें तो एबनॉर्मल लीफ फॉल होता है, ये बोर्डियो मिक्सचर के से ट्रीट किया जाता है। साउथ अमेरिकन लीफ ब्लाइट होती है, इसमें इन्फेक्टेड लीव्स को आप रिमूव कर देंगे और फंजीसाइड डालेंगे। पाउडरी मिल्डी होता है, इसमें सल्फर के स्प्रे करेंगे। इंटीग्रेटेड कंट्रोल में क्या होगा? सैनिटेशन, रेजिस्टेंट क्लोन, प्रॉपर स्पेसिंग फॉर एरेशन एंड प्रिवेंटिव फंजीसाइड एप्लीकेशन इन मानसून सीजन। तो ये रेगुलर जो आप पेड़ों में अपना फर्टिलाइजर और वो सब डालते हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, रेगुलर जो क्लीनिंग है वो तो करनी करनी है। ऊपर हमने डिजीज से रिलेटेड कर दिया। कॉमन वेराइटीज की बात करें तो RR2118 या RR2115, RRIM 600, GT1 और PB217, ये हमारे लेटेक्स सीलो डिजीज टॉलरेंस के लिए जाने हैं। न्यूअर रिकमेंडेड क्लोन्स आ रहे हैं इनके, RR2430 और RR2414। ये बेटर अडेप्टेबिलिटी और लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ देते हैं। ये था हमारा रबर प्लांट के बारे में। अब हम लोग आगे अपना अगली स्लाइड को देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Which post-harvest practice is essential for extending the shelf life of mango during long distance transport? तो मैंगो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सी पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिस हम लोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली मैंगो से रिलेटेड। स्मोकिंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल्ड राइपनिंग, ओपन सन ड्राइंग, केमिकल डिफोलिएशन और स्टीमिंग। आंसर इज हॉट वाटर ट्रीटमेंट और कंट्रोल्ड राइपनिंग करते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट से क्या होता है? जो एंथ्रेक्नोज होता है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। कंट्रोल्ड राइपनिंग से होगा जो लॉस है ना, वो लॉस को रिड्यूस करेगा और मार्केटेबिलिटी बढ़ाएगा, प्लांट को सड़ने नहीं देगा, सॉरी आपके फ्रूट को। प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो मैंगो ऑर्चर्ड्स में क्या चाहिए? प्रॉपर इरिगेशन, बैलेंस फर्टिलाइजेशन, प्रूनिंग, पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट और फ्लॉवरिंग इंडक्शन प्रैक्टिसेस। ठीक, तो हमने पीछे जब मैंगो का एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने मैंगो की ब्रीड्स, मैंगो की बीमारियां, उनका इलाज, मैंगो के क्लाइमेट, सॉइल, ये सब पढ़ा था। अब यहाँ पे हम देख रहे थे मैंगो होने से पहले प्री हार्वेस्ट में हमें क्या करना है? प्रॉपर इरिगेशन, बैलेंस फर्टिलाइजेशन, प्रूनिंग, पेस्ट डिजीज का मैनेजमेंट, फ्लॉवरिंग इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इंडक्शन के लिए प्रैक्टिसेस, जिससे हाई यील्ड और गुड फ्रूट साइज आए। फिर बैगिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑर्चर्ड सैनिटेशन, टाइमली वीडिंग एंड मेंटेनिंग अ ड्राई स्पेल बिफोर फ्लावरिंग
हेल्प्स इंप्रूव क्वालिटी, रिड्यूस ब्लेमिशेस एंड मिनिमाइज पेस्ट डैमेज। ये था हमारा प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस मैंगो के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें तो मैंगो अंडरगो सॉल्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड फंजीसाइड डिप्स टू रिड्यूस डीके एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। ये पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस है। क्या क्या है? सॉल्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट और फंजीसाइड डिप्स। इससे क्या होगा? डीके होने से बचेगा, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। देन they are then ripened under controlled condition, packed in ventilated boxes and stored or transported under cool temperature to maintain firmness, color and market quality. Clear है? आगे चलते हैं। Newly established citrus orchard report poor canopy symmetry despite adequate fertilization। तो पहली चीज, ये सिट्रस ऑर्किड की बात हो रही है, क्वेश्चन से हमें समझना क्या बात हो रही है। सिट्रस ऑर्किड है, पुअर कैनोपी सिमेट्री आ गई और एडुकेट फर्टिलाइजेशन हुआ था उसके बाद भी, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। फील्ड इंस्पेक्शन शोज एक्सेसिव अपराइट शूट्स एंड मिनिमम लेटरल ब्रांचिंग। तो मतलब अब आप लोग इसमें आंसर पे समझ ही रहे हो, अगर ऑप्शन दूंगा तो क्या आंसर आएगा? यूज ऑफ ग्रोथ रिटार्डेंट एट फ्रूट सेट, रेगुलर पिंचिंग एंड हेडिंग बैक ड्यूरिंग अर्ली कैनोपी फॉर्मेशन, डीप प्लॉगिंग बिफोर मॉनसून, प्री एमरजेंस हर्बिसाइड एप्लीकेशन, या फिर ऑप्शन ई इंक्रीजिंग प्लांटिंग डेंसिटी। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए अगर आप लोगों ने पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ा है तो क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी कि अपराइट शूट ज़्यादा निकल रहे हैं, लेटरल ब्रांचेस कम है, मतलब कि जब अर्ली कैनोपी फॉर्मेशन हो रही थी तभी दिक्कत की बात हुई, तभी उन्होंने नहीं देखा। तो आंसर इज रेगुलर पिंचिंग एंड हेडिंग बैक ड्यूरिंग अर्ली कैनोपी फॉर्मेशन। पिंचिंग हुई ही नहीं, इसीलिए तो लेटरल ब्रांचेस कम है और जो शूट्स थी वो अपराइट होती चली गई, क्योंकि जब जब कैनोपी फॉर्म हो रही थी तो तभी ध्यान नहीं दिया गया ना आपके प्रोडक्ट पर। आंसर इज बी। सिट्रस ऑर्किड्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। पहले समझ लीजिए, जो यंग सिट्रस ट्रीज होते हैं उनमें पिंचिंग और हेडिंग बैक जरूरी होता है। पिंचिंग एंड हेडिंग बैक इज नेसेसरी टू डेवलप अ बैलेंस्ड कैनोपी, अदरवाइज अप्रूट शूट्स डोमिनेट। सिट्रस ऑर्किड रिक्वायर्ड वेल स्प्लेस्ड प्लांटिंग, रेगुलर इरिगेशन, बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइजेशन। तो सिट्रस में सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है। आंसर इज एनपीके फर्टिलाइजर्स, है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रेस चाहिए, जिंक और आयरन के। प्रूनिंग ऑफ वाटर शूट्स एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट टू मेंटेन हेल्दी ट्रीज। सही है। सॉइल मॉइस्चर देखिए सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन चाहिए, मल्चिंग, प्रॉपर ड्रेनेज, सिट्रस ग्रीनिंग मैनेजमेंट, फ्लावर रेगुलेशन एंड टाइमली हार्वेस्टिंग हेल्प इंप्रूव फ्रूट साइज, स्वीटनेस एंड ऑर्चर्ड की लॉन्गेविटी। मेजर सिट्रस डिजीज में कौन सी होती है? जैसे सिट्रस कैंकर होता है, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालोगे। सिट्रस ग्रीनिंग एचएलबी होता है। आप रगिंग इन्फेक्टेड ट्रीज एंड वेक्टर कंट्रोल। गुमोसिस इंपॉर्टेंट है सिट्रस में। गुमोसिस में क्या करते हैं? बोल्ड्यू का पेस्ट डालोगे और ट्रिस्टेजा वायरस आएगा तो आप वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज करोगे। क्लियर हो गया? जो सिट्रस फ्रूट्स की हमारी मेजर डिजीजेज है वो। सिट्रस यूजुअली हमारे कहाँ होते हैं? पहाड़ों की साइड में ज्यादा होते हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स, आपको पता जो रेगुलर इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये आप लोग देख लेंगे खुद से इसी वीडियो के थ्रू। अगला सवाल है हमारा कॉमर्शियल पोमग्रानेट। अब यहाँ पे फ्रूट बदल गया, अब हम अनार की बात कर रहे हैं। हमने आम पढ़ा, केला पढ़ा, रबर प्लांट पढ़ा, चाय पढ़ा, कॉफी पढ़ा थोड़ा सा, ठीक। अब हम लोग अनार की बात कर रहे हैं। हाँ, बीच में हमने गुआवा भी पढ़ा। अब अनार की बात करेंगे। Which physiological disorder is most commonly associated with moisture stress and irregular irrigation during fruit development? तो हमारे पास अब क्या क्या है इसमें? मेलफॉर्मेशन, फ्रूट क्रैकिंग, स्पॉन्जी टिश्यू, इंटरनल ब्रेकडाउन, हार्सी डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा फ्रूट क्रैकिंग। मॉइस्चर स्ट्रेस और इरेगुलर इरिगेशन होगा अगर फ्रूट डेवलपमेंट पे, तो आपका पोमेग्रेनेट का फ्रूट क्रॉक होने लग जाएगा। फ्रूट क्रैकिंग इन पोमेग्रेनेट occurs mainly due to irregular soil moisture, sudden rainfall after dry spells and high temperature stress. क्लियर? अब इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं पोमेग्रेनेट के क्या क्या फीचर्स हैं हमारे लिए। वैरायटीज की बात करें तो इसकी वैरायटीज है भगवा, गणेश, मृदुला, अरक्ता, रूबी, सुपर भगवा। ठीक है, अपने कलर और शेल्फ लाइफ के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अनार आज मार्केट से खरीद के लेकर आए और परसों खराब हो गया। शेल्फ लाइफ इसकी अच्छी होती है, कलर इसका अच्छा होता है, काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। कौन कौन सी वेराइटीज हैं? भगवा, गणेश, मृदुला, अराक्ता, रूबी, सुपर भगवा। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, एमपी। ठीक।
कॉमन डिजीजेस की बात करें तो बैक्टीरियल ब्लाइट अगर होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालेंगे या फिर स्ट्रेप्टोसाइलिन डालेंगे और प्रूनिंग करेंगे। फ्रूट रॉट अगर होता है तो मैनकोजेब स्प्रे करेंगे। विल्ट विल्ट अगर हुआ तो सॉइल ड्रेंचिंग करेंगे विद कार्बनडाजिम। और एंथ्रेक्नोज के केस में आप फंजीसाइड का शेड्यूल करेंगे, मतलब फंजीसाइड स्प्रे करेंगे। पोमोग्रेनेट थ्राइव्स इन हॉट ड्राई क्लाइमेट चाहिए 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर का। लो ह्यूमिडिटी चाहिए। ब्राइट सनलाइट होगी तो कलर अच्छा होगा, मतलब धूप अच्छे से चाहिए। परफॉर्म वेल इन रीजन विद डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड्स विच हेल्प्स इंड्यूस फ्लावरिंग एंड इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी। क्लियर। सॉइल की बात करें तो डीप वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, 6 से 7.5 का पीएच चाहिए। स्लाइट सैलिनिटी के लिए टॉलरेंस चाहिए। हैवी क्ले एंड वाटर लॉक सॉइल आर अनसूटेबल। खास चीज, हैवी क्ले और वाटर लॉक सॉइल आर अनसूटेबल। क्यों? क्योंकि अगर ये होता है तो रूट डिजीज होने लग जाएंगी और पुअर फ्रूट डेवलपमेंट होगा। आई होप क्लियर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इन हॉर्टिकल्चर सप्लाई चेन विच स्टेज इज मोस्ट वल्नरेबल टू क्वालिटी डिटोरिएशन ड्यू टू रफ हैंडलिंग एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, सप्लाई चेन की भी तो अलग अलग हमारे पास स्टेजेस होंगी। रिटेल डिस्प्ले, हार्वेस्टिंग एंड फील्ड ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, पैकेजिंग डिजाइन या ऑन फार्म इरिगेशन। देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में हमारे पास। आंसर इज बी। तो जो हार्वेस्टिंग और फील्ड ट्रांसपोर्ट है, मोस्ट वल्नरेबल टू क्वालिटी डिटोरिएशन, यही है कि हार्वेस्ट और फील्ड ट्रांसपोर्ट पे अगर आपका डिले आता है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। क्यों? मान लीजिए आपने फ्रूट लिया, 4 दिन डिले हो गया, तो फ्रूट की तो शेल्फ लाइफ ही, अगर किसी की 5 या 6 दिन की शेल्फ लाइफ है तो 4 दिन पुराना फ्रूट तो वैसे ही हो जाएगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपने रफ हैंडलिंग करी है या आपके स्टैंडर्ड्स प्रॉपर नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बिगिन एट फील्ड लेवल वेयर पुअर, ठीक है, वेयर पुअर क्रेट्स, रफ हैंडलिंग एंड डिलेड ट्रांसपोर्ट डिग्रेड प्रोड्यूस क्वालिटी। जरा समझते हैं सप्लाई चेन के बारे में। हॉर्टिकल्चर सप्लाई चेन क्या करता है? एंटायर फ्लो ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर्स। खेत से सीधे हमारे पास आने का जो पूरा पाथ है वो हमारा हॉर्टिकल्चर सप्लाई चेन है। इंक्लूड्स हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। फसल हुई, फसल की कटाई हुई, हमारे फल हमने पेड़ से तोड़ लिए, हमने इकट्ठे कर लिए, ग्रेड कर लिया अलग अलग टाइप्स में, उन्हें स्टोर करा, उन्हें ट्रांसपोर्ट करा और मार्केट में वो हमारे पास आ गए। इस पूरी सप्लाई चेन में फार्मर्स, ट्रेडर्स, प्रोसेसर, ट्रांसपोर्टर्स, रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स, ये सब आ गए हैं टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ फ्रेश एंड क्वालिटी प्रोड्यूस। क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रूट्स तो एक्सपोर्ट भी होते हैं, इंडिया के बाहर भी जाते हैं। तो इस सप्लाई चेन में कितने सारे लोग हैं? जो किसान, वो जो आपकी ये फसल उगा रहा है। ट्रेडर, जो उस फसल को अलग अलग तरह तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रोसेसर, फ्रूट्स आपके इंडस्ट्री में भी बहुत सारे जाते हैं, अलग अलग फ्रूट प्रोड्यूस बनते हैं। ट्रांसपोर्टर्स, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो फ्रूट्स को ट्रक्स में लेकर जा रहे हैं। रिटेलर्स, जो दुकानदार हैं, फल बेच रहे हैं या इनके फ्रूट के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैम बेच रहे हैं, केचप्स बेच रहे हैं, जूसेस बेच रहे हैं। और एक्सपोर्टर्स, जो इंडिया के बाहर उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा सिस्टम हो गया हॉर्टिकल्चर सप्लाई चेन का। एफिशिएंट सप्लाई चेन क्या करती है? जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उन्हें कम करेगी, फार्मर की इनकम बढ़ाएगी, बेटर प्राइस होगा, डिलीवर फ्रेश प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। फर्दर इट ऑल्सो सपोर्ट वैल्यू एडिशन, इंप्रूव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, प्रमोट कोल्ड चेन इंफ्रा एंड मार्केट लिंकेजेस। क्लियर। डायरेक्ट पॉइंट है, कुछ ऐसा समझाने का अलग से नहीं है। लॉसेस होते हैं क्यों? जब इम्प्रॉपर हार्वेस्टिंग होती है तो losses due to improper harvesting, poor storage, lack of cold chains, delayed transportation, and rough handling of perishable produce. These losses lead to quality deterioration, microbial spoilage, bruising, nutritional loss, and wastage across the marketing chain. और ये चीज़ एक्चुअली में है, ये दिक्कतें हैं। आप कभी मंडी में जाइए जहाँ ट्रेनों से सामान उतरता है, वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी हमेशा। क्वेश्चन है हमारे पास, अ फार्मर कंप्लेन दैट टर्मरिक राइजोम्स आर स्टोर्ड इन अ वेयरहाउस। ठीक है, हमने कच्ची हल्दी को रखा हुआ है वेयरहाउस में। लूज वोलेटाइल ऑयल रैपिडली, ओके, विच स्टोरेज फेलियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो टर्मरिक राइजोम से आपका वोलेटाइल ऑयल जल्दी जल्दी उड़ रहा है। क्यों? क्या एक्सेसिव लो ह्यूमिडिटी होगा, एक्सपोजर टू डायरेक्ट लाइट और हाई एयर फ्लो होगा? ये पॉइंट आपको देखते ही इसका आंसर समझ आना चाहिए। आपके वोलेटाइल ऑयल उड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे लाइट ज्यादा आ रही है और एयर फ्लो है। लाइट एंड हाई एयर फ्लो इंक्रीजेस वोलेटिलाइजेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। ये आप याद रखिएगा, लाइट एंड हाई एयर फ्लो इंक्रीज वोलेटिलाइजेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल, रैपिड एरोमा लॉस इन टर्मरिक, ये होता है।
होल स्पाइसेस की अगर हम लोग जैसे बात करें, पेपर, क्लोव, कार्डमम, क्यूमिन, इनके लिए कूल ड्राई स्टोरेज चाहिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, होल स्पाइसेस की बात हो रही है, पेपर, क्लोव, कार्डमम और क्यूमिन की। ह्यूमिडिटी चाहिए 60% से ज़्यादा टू प्रिवेंट मोल्ड एंड लॉस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। दे मस्ट बी केप्ट इन एयर टाइट बैग्स और गनी सैक्स लाइंड विद पॉलीथिलीन sacked on pellets and protected from pass through periodic fumigation. क्लियर। ग्राउंड स्पाइसेस की बात करें, जैसे टर्मरिक पाउडर हो गया, चिली पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर हो गया, दे नीड वेरी लो ह्यूमिडिटी एंड एयर टाइट पैकेजिंग बिकॉज पाउडर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर क्विकली एंड लूज कलर, एरोमा एंड पोटेंसी. They should be stored away from light, heat, and strong odors using metal or multi-layered bag to prevent oxidation and insect infestation. आप देखो, आप अपने घर में किचन में थोड़ी सी लाल मिर्च हल्दी ऐसी खुली छोड़ दो, रात को खुली छोड़ दो, अगले दिन आपकी खराब हो जाएगी। विंटर्स का मौसम है तो और जल्दी खराब हो जाएगी, गांठें पड़ने लगती है, क्लस्टर्ड होने लगता है। हाई वैल्यू एरोमेटिक स्पाइसेस की बात करें, कार्डमम, सैफरन और वेनिला, दे रिक्वायर टेम्परेचर कंट्रोल रूम्स 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, होल स्पाइसेस को 15 से 25 चाहिए, बट हाई वैल्यू एरोमेटिक स्पाइसेस को 10 से 15 का टेम्परेचर चाहिए, वेरी लो ह्यूमिडिटी, लाइट प्रूफ कंटेनर्स टू प्रिजर्व एरोमा एंड एसेंशियल ऑयल्स. These spices must be stored in sealed glass or food grade containers and handled minimally to avoid loss of volatile compounds. क्योंकि वो हाईली वॉलेटाइल उनके अरोमा होता है, उनका एरोमा उड़ जाएगा, न्यूट्रिशन उड़ जाएगा, फ्रेगनेंस उड़ जाएगी, तो वो खराब हो जाएगा। जैसे सेफ्रॉन अगर आप मार्केट से कभी भी लेकर आए तो आप देखिए हमेशा छोटी सी डिब्बी सील्ड होती है इसकी। सेम विद वेनिला, कार्डमम के साथ भी ऐसा ही होता है। आगे चलते हैं, राइजोम एंड सीड स्पाइसेस की बात करें, जैसे टर्मरिक हो गया, ड्राई जिंजर हो गई, फेनुग्रीक हो गई, मस्टर्ड हो गई। यहाँ पे हल्दी पाउडर की बात कर रहे हैं जो किचन में यूज होता है, और यहाँ पे सीड स्पाइसेस की फॉर्म में बात कर रहे हैं। शुड बी फुली ड्राइड बिफोर स्टोरेज एंड केप्ट वेल इन वेंटिलेटेड वेयर हाउस। सूखी हल्दी आती है आपके घर में, सूखी अदरक आती है जिसे सोट बोलते हैं, सौफ या मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, तो दे शुड बी फुली ड्राइड बिफोर स्टोरेज एंड केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड वेयर हाउसेज विद मॉइस्चर बिलो 10% टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें फंगस लग जाती है। स्टैकिंग ऑन वुडन पैलेट्स, रूटीन फ्यूमिगेशन एंड रेगुलर इंस्पेक्शन हेल्प मेंटेन क्वालिटी एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इनको स्टैक किस में करेंगे आप, वुडन पैलेट्स पे स्टैक किया जाता है राइजोम्स और सीड स्पाइसेस को। आई होप चारों पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको स्पाइसेस के, होल स्पाइसेस, ग्राउंड स्पाइसेस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which fruit crop is most sensitive to waterlogging and required raised beds and mounds in high rainfall areas? तो रेनफॉल एरिया का फ्रूट क्रॉप भी हो गई है और वहाँ पे वाटर लॉगिंग के लिए हाईली सेंसिटिव भी है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस है सपोता, बनाना, ग्रेप्स, कस्टर्ड एप्पल और पपाया। तो ये क्रॉप होता है आपका पपाया। पपाया इज एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू फाइटोप्थोरा, रूट रॉट। ठीक है, फाइटोप्थोरा रूट रॉट होता है जो कि वाटर लॉगिंग की वजह से होता है। वेल ड्रेन्ड रेज्ड बेड प्रिवेंट हैवी लॉसेस। क्लियर। अब समझते हैं क्या है पपाया के बारे में इस स्लाइड के अंदर। कॉमन पपाया की वैरायटीज की बात करें तो पूसा डिलीशियस, पूसा नानहा, रेड लेडी 786, CO2, ताइवान रेड, सोलो, अर्का, प्रभात। ये कुछ इसकी कॉमन वैरायटीज हैं पपाया की। कौन कौन सी? पूसा डिलीशियस, पूसा नाना, रेड लेडी, ये रेड लेडी 786, CO2, ताइवान रेड, सोलो, आरका, प्रभात। स्वीटनेस और यील्ड के लिए फेमस है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ये कॉमन स्टेट्स हैं जहां, सॉरी, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहां पे पपीता होता है। मेजर डिजीजेस की बात करें तो पपाया रिंग स्पॉट वायरस होता है। ये अगर हुआ तो आपको वेक्टर कंट्रोल करना है, रोगिंग करनी है इसकी। पाउडरी मिल्ड्यू होती है तो आपको सल्फर फंजीसाइड डालना है। पीछे भी हमने कुछ जगह पढ़ा था कि पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर से ट्रीटमेंट किया जाता है। एंथ्रेक्नोज भी अब हमने काफ़ी सारे इसमें पढ़ लिया। अगर एंथ्रेक्नोज होगा तो क्या होगा, हम कार्बन डाइजिम डालेंगे या फिर मैनकोजेब डालेंगे। डैम्पिंग ऑफ अगर होता है पपीते में तो सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे और ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे। और इंटीग्रेटेड कंट्रोल वही रेगुलर होता है कि आप रेजिस्टेंट वैराइटीज यूज करो, इन्फेक्टेड प्लांट्स को हटाओ, नीम ऑयल का स्प्रे करो, प्रॉपर स्पेसिंग रखो और वाटर लॉगिंग अवॉइड करो। पपाया के लिए क्लाइमेट कंडीशन 22 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, प्लेंटी ऑफ सनलाइट चाहिए फॉर यूनिफॉर्म ग्रोथ, सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, स्ट्रॉन्ग विंड एंड प्रोलॉन्ग वाटर लॉगिंग विद रिड्यूसेस फ्रूट सेट एंड प्लांट विगर। क्लियर है?
ओके, अभी हमने इसमें सॉइल नहीं पढ़ा। पपाया के लिए हमें सैंडी लोम सॉइल चाहिए होती है। ऑर्गेनिक मैटर पीएच 6 से 7 चाहिए होता है। हैवी क्ले और वाटर लॉक सॉइल इसके लिए अनस्टेबल होंगी, क्यों? क्योंकि फिर वो रूट रॉट करेंगी और पुअर फ्रूट डेवलपमेंट होगा। अब समझ आया होगा। अगले फ्रूट की तरफ चलते हैं। टी स्टेट की बात हो रही है, इन्होंने मैकेनाइज्ड प्लकिंग कर दी है, बट नोटिस अ डिक्लाइन इन टी लिक्वर क्वालिटी विच इज द मोस्ट साइंटिफिकली कंसिस्टेंट रीजन। मैकेनाइज्ड प्लकिंग में क्या दिक्कत आती है चाय के बागानों में? ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मैकेनिकल हार्वेस्टर्स होते हैं ना, वो कोर्स लीव और स्टेम को भी कलेक्ट कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। मशीन्स कैन नॉट प्रिसाइजली पिक टू लीव्स एंड अ बड, दे कलेक्ट कोर्स शूट्स, लोअरिंग फ्लेवर एंड लिकर क्वालिटी। क्लियर? अच्छा, ये जो रीजन है ना मैकेनिकल प्लकिंग वाला, इसी वजह से आप देखिएगा, अगर आपने मूवीज और सीरियल्स में देखा हो या फिर कहीं पे आप में से कोई टी स्टेट में टी गार्डन्स में गया होगा, तो वहां पर इसीलिए मैनुअल लेबर ज्यादा है। वहां पे स्कैवेंजिंग की तरह काम करते हैं लेबर्स, लेडीज होती हैं खूब सारी, जेंट्स होते हैं खूब सारे, वो एक एक दो दो करके हर प्लांट पे लगे रहते हैं, वहां से पत्तियां तोड़ते हैं। क्योंकि अगर मैकेनिकली आप मशीन से करोगे तो वो पूरी उसको ही तोड़ लेता है, जिसके अंदर से आपको दो पत्तियां तोड़नी है और दो पत्ती की जगह पूरी टहनी सी जो छोटी सी होती है वही तोड़ लेता है। ओके, टी गार्डन इनकी प्रोडक्टिविटी बाय मेंटेनिंग प्रॉपर प्रूनिंग, टाइमली प्लुकिंग, बैलेंस फर्टिलाइजेशन एंड गुड शेड मैनेजमेंट। ये हमने पीछे भी पढ़ा था टी के बारे में। इनके अंदर जो कॉमन डिजीज होती है टी के अंदर, ब्लिस्टर ब्लाइट होता है, रूट रॉट होता है, रेड रस्ट होता है, ग्रे ब्लाइट होता है। इसमें क्या होगा, लीफ क्वालिटी और यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। हमने पढ़ा था पीछे भी। डिजीजेस कैसे ट्रीट करते हैं, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स लेके, प्रॉपर ड्रेनेज, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड लीव्स एंड रेजिस्टेंट वेराइटीज। टेम्परेचर क्लाइमेट क्या है, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, जेंटल स्लोप्स और वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉइल। कहाँ पर होता है, असम, दार्जिलिंग, नीलगिरीज, तेरई द्वार्स, कांगड़ा वैली और पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। क्लियर? ये सब हम पढ़ चुके हैं टी के बारे में, दोबारा से वही पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं। ओके, हाँ, स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए, 4.5 से 5.5 का पीएच चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, पाइनएप्पल वैल्यू चेन्स की बात करें तो अडॉप्शन ऑफ सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग यूजिंग एथेरल एम्बेसिस मार्केटेबिलिटी। क्यों? बिकॉज इट, ऑप्शन है हमारे पास अलग अलग। हमारा आंसर है बी, बिकॉज इट अलाउ यूनिफॉर्म हार्वेस्ट एंड रिड्यूसेस ग्लट पीरियड्स। कब? जब सिंक्रोनाइज्ड फ्लावर यूजिंग एथेरल हम लोग करेंगे पाइनएप्पल में, अगर इसको अडॉप्ट करते हैं वैल्यू चेन्स के अंदर, तो मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। एथेरल ensures uniform flowering and uniform harvest, improving marketing and contract fulfillment। इसमें क्या है, जब हम लोग एथेरल यूज करते हैं ना, तो एथेरल क्या करता है, एक मिनट इसमें मार्कर ले लें पहले। तो एथेरल इसके अंदर क्या करेगा, एथेरल का काम होता है इथाइलिन बना लेना, है ना, प्लांट हार्मोन और प्लांट हार्मोन से इथाइलिन। तो ये दो उसका काम हो जाता है। बेसिकली इथोपेन नाम का एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग एथेरल नाम के ब्रांड में सेल आउट करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, जो क्या कहेंगे, हम जब उसमें एथेरल डालेंगे तो वो इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बेसिकली एक प्लांट का हार्मोन होता है। उस हार्मोन से क्या होता है कि फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, फ्लावरिंग फॉर्मेशन इंड्यूस होगी, जिससे ये आपकी यूनिफॉर्म फ्लावरिंग रहेगी और फिर यूनिफॉर्म हार्वेस्ट बनेगा, मतलब कि आपकी पैदावार बढ़ेगी और अच्छी पैदावार होगी। आगे चलते हैं। अब पाइनएप्पल के बारे में बात करते हैं, तो पॉपुलर पाइनएप्पल वैरायटीज क्या है, क्यू, क्वीन, मॉरिशस, जैंट क्यू, MD2 और स्मूथ केइन। ठीक है, क्यू, क्वीन, मॉरिशस, जैंट क्यू, MD2 और स्मूथ केइन। ये हमारे नोन फॉर स्वीटनेस एंड प्रोसेसिंग क्वालिटी। स्टेट्स कौन सी हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, गोवा। ये हमारी मेजर मेजर स्टेट्स है जहां पे पाइनएप्पल होता है। कॉमन डिजीजेस, पाइनएप्पल में हार्ट रॉट होता है, इसके लिए मेटल एक्सिल डालते हैं या फिर कॉपर फंजीसाइड डालेंगे। फ्रूटलेट कॉर रॉट होता है, फील्ड सैनिटेशन करेंगे, फंजीसाइड स्प्रे करेंगे। विल्ट डिसीज होती है तो नेमाटोड कंट्रोल करेंगे। लीव स्पॉट होता है तो मैनकोजेब डालेंगे। क्लियर? क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें तो 22 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। परफॉर्म बेस्ट इन एरियाज विद ब्राइट सनलाइट एंड माइल्ड ड्राई पीरियड दैट सपोर्ट फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट। सॉइल की बात करें, पाइनएप्पल ग्रोज इन वेल ड्रेन
लोमी सॉइल लेटरेटिक सॉइल में जाता है, पीएच 4.5 से 6.5 चाहिए, गुड ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। वाटर लॉक सॉइल हमारी अनसूटेबल होती है क्योंकि वो रूज रॉट करती हैं। स्लाइटली एसिडिक सॉइल अगर होगी तो वो स्वीटनेस और फ्लेवर को इम्प्रूव करेगा। क्लियर होना चाहिए, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which horticulture fruit crop shows maximum response to training system like bower, पंडल एंड टेलीफोन सिस्टम? ओके, ये हमारे पास कुछ टेलीफोन सिस्टम होता है, बोअर होता है, पंडाल होता है। कौन सा फ्रूट क्रॉप इस पर मैक्सिमम शो करता है? ये होता है हमारा ग्रेप्स। ग्रेप्स की अगर बात करें तो जो ग्रेप वाइन होती है ना, दे रिक्वायर स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग सिस्टम फॉर कैनोपी मैनेजमेंट, लाइट इंटरसेप्शन एंड बंच क्वालिटी। क्योंकि बेल होती है, बेल की तरह चढ़ता है, तो उसको स्ट्रक्चर चाहिए होता है हमें उसको बेल चढ़ाने के लिए, उसे हम ट्रेनिंग सिस्टम कहते हैं। बेल चढ़ाएंगे किस लिए? कैनोपी मैनेजमेंट के लिए, लाइट इंटरसेप्शन के लिए और बंच की क्वालिटी, जो जो गुच्छा बनेगा अंगूर का, उसके लिए। ग्रेप्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन ग्रेप वैरायटीज कौन सी होती है? थॉमसन सीडलेस, शरद सीडलेस, फ्लेम सीडलेस, बेंगलोर ब्लू, अनाबे शाही और सोनका। ठीक है, ये ग्रोन करते हैं आपके रेगुलर खाने के लिए, वाइन के लिए और रेजिन पर्पसेस के लिए। मेजर ग्रेप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, पार्ट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा। ये हमारी कॉमन ग्रेप की वेराइटीज हो गई और हमारे पास उनकी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गई। डिजीजेस की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू होती है, जिसके लिए मेटल एक्सेल या मैनकोजेब यूज करेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हमेशा सल्फर स्प्रे यूज कर रहे हैं। एंथ्रेक्नोज में हम लोग कॉपर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, बॉटरेटिस, सॉरी, ये बॉटरेटिस रॉट होता है जिसके लिए फंजीसाइड शेड्यूल करेंगे, कैनोपी मैनेजमेंट करेंगे। इंटीग्रेटेड कंट्रोल में हमें प्रूनिंग करनी है, एरेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन करना है। हमने पढ़ा था कि फ्रूट्स के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल लेंगे, स्ट्रिक्ट फंजीसाइड करेंगे, फंजीसाइड रोटेशन टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही फंजीसाइड आप बार बार यूज करते रहेंगे, कभी कोई करना है ताकि प्लांट उस एक पर्टिकुलर फंजीसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना डेवलप करे। क्लियर? ग्रेप वाइन की बात करें तो वार्म और ड्राई क्लाइमेट्स होता है, मतलब 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, लो ह्यूमिडिटी और एबंडेंट सनलाइट। सनलाइट बहुत चाहिए होती है ग्रेप्स को, विच हेल्प इंप्रूव स्वीटनेस एंड बेटर क्वालिटी। रेनफॉल ड्यूरिंग फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग कैन कॉज क्रैकिंग। तो बारिश नहीं चाहिए, फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग में बारिश नहीं चाहिए। इट कैन कॉज क्रैकिंग, डिजीज स्प्रेड एंड पुअर फ्रूट सेट, सो कंट्रोल्ड इरिगेशन इज प्रिफर्ड। जब कंट्रोल्ड इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल्ड इरिगेशन कौन सा होता है? ड्रिप इरिगेशन। दे थ्राइव वेल इन सैंडी लोम सॉइल्स, मतलब 6.5 से 7.5 का पीएच चाहिए, मॉडरेट ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, गुड एरेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि एरेशन हमने कहाँ पे पढ़ा इनके लिए? जब हम इनकी स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग की बात करी थी। ठीक है, गुड एरेशन चाहिए डीप रूट पेनिट्रेशन के लिए। हैवी क्ले और वाटर लॉक सॉइल क्या करेंगी? रूट कैविटी बर्बाद कर देंगी। ठीक है, बेरी क्वालिटी खराब हो जाएगी। while slightly alkaline soil are tolerated by many vineyard cultivars। क्लियर? कुछ ऐसा है नहीं बाकी पॉइंट्स में, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन तो मैं नहीं करूंगा, कॉन्सेप्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पे हमारे पास क्या आता है? इन बनाना प्रोडक्शन विथ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अकर मेनली ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी आ रही है हमारे बनानास में? तो इसके अंदर आता है टिपबर्न। जो टिपबर्न बीमारी है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। टिपबर्न और मार्जिनल नेक्रोसिस, इट इज लिंक्ड टू कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड एरेटिक मॉइस्चर कंडीशंस। क्लियर? समझने की कोशिश करते हैं बनानास को। हमने पीछे भी पढ़ा था बनाना। कॉमनली ग्रोन वेराइटीज क्या है? ग्रैंड नैने है, रोबस्टा है, ड्वार्फ कैवेंडिश है, रस्थाली पूवन है और नेंद्रम है। क्लियर? इसमें पनामा विल्ट होता है तो उसके लिए हम लोग रेजिस्टेंट वैरायटीज लेंगे, कार्बन डेजिम ड्रेंचिंग करेंगे, गुड ड्रेनेज होना चाहिए। सीगाटो का लीफ स्पॉट आया तो उसमें मैनकोजेब डालेंगे या फिर प्रोपिकोनजालो का स्प्रे डालेंगे। बंची टॉप वायरस आया तो एफिड वेक्टर कंट्रोल करना है। मोको डिजीज आई तो फंजीसाइड स्टूल को रिमूव करना है। राइजोम रॉट आया तो ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट करना है। क्लियर? बनाना रिक्वायर्स के लिए टेम्परेचर क्या है? 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर और 150 से 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। 6 से 7.5 का पीएच चाहिए बनाना के लिए। वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। बनाना कहाँ होता है मेनली? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, बिहार, यूपी एंड मध्य प्रदेश। तो जब भी आप ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए पढ़ रहे हो ना, इतने ढेर सारे मैंने आपको क्रॉप्स पढ़ाए, मैंने आपको बनाना पढ़ाया, मैंगो पढ़ाया, पाइनएप्पल पढ़ाया, गुआवा पढ़ाया, अनार पढ़ाया, स्पाइसेस पढ़ाए,
टी पढ़ाई, कॉफ़ी पढ़ाई, मतलब टी कॉफ़ी एक साथ पढ़ाई। इसमें आपको क्या करना है, आपको हर क्रॉप का एक टेबल बना लो अपने पास नोट्स में, उसमें क्रॉप का नाम लिखो, उस क्रॉप की वेराइटीज़, कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, उस क्रॉप के लिए क्लाइमेट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए, सनलाइट के लिए कोई कंडीशन या वाटर लॉगिंग के लिए कोई कंडीशन अगर ऐसी अलग से दी हुई है तो वो भी उसमें लिखिए, कौन सी स्टेट्स में हो रहा है, कौन सी उनके लिए हमारे पास बीमारियां हैं और इन बीमारियों के लिए हम लोग क्या स्प्रे कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें इन सारे क्रॉप्स के लिए जाननी है, यही हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं। In horticulture supply chain, which stage contributes to maximum share of physical losses due to absence of pre-cooling, improper crates? ये हमने पीछे भी इससे मिलता जुलता एक सवाल पढ़ा था, है ना। कौन सी स्टेज पे ये सब हो रहा है, होलसेल मार्केट हैंडलिंग, ऑन फार्म पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। तो हम लोगों ने पीछे इसका पढ़ा था, जब पोस्ट हार्वेस्ट की हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो इम्प्रॉपर क्रेट्स होती है, मतलब जो ढंग से उसके अंदर जो मिस हैंडलिंग हो रही है, ठीक है, डिलेड एग्रीगेशन हो रहा है, प्री कूलिंग नहीं है हमारे पास, तो जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के इश्यूज है उसकी वजह से मैक्सिमम शेयर ऑफ फिजिकल लॉस होता है हमारे हॉर्टिकल्चर के सप्लाई चेन में। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी अब तक आपको। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कराऊंगा आपको। इसका आंसर बी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ इसकी मैं टेलीग्राम हैंडल है मेरा @विश्वास क्लासेस, इसके अंदर आप मेरे को सर्च करके मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।